नमस्कार दोस्तों। हम लोग एडुटेरिया एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज से हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। ये पहला टेस्ट पेपर है एनसीईआरटी का एडुटेरिया के द्वारा। इसमें अभी तक हम लोग लगभग में 30 क्वेश्चन पिछले 2 वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग इसका आगे के क्वेश्चन जो है उसको डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सेज ड्यूरिंग द चोला पीरियड। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेट्टी एक प्रकार का एक ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। कदमई एक भू राजस्व था। तो देखिए, एंशियंट इंडिया में दक्षिण भारत में हम लोग 3 राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। एक है चोल, दूसरा है चेर और तीसरा है पांड्या। दक्षिण भारत के जो 3 प्रमुख और शुरुआती राजवंश कौन है? चोल, चेर और पांड्या। इसी चोल काल में जो इंपॉर्टेंट टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था वहां के आदमी सबसे, उसी में से एक कर का नाम है वेट्टी और दूसरे कर का नाम है कदमई। और ये कदमई और वेट्टी कौन सा टैक्स है, कौन सा कर है, उसके बारे में एनसीईआरटी क्या लिख रहा है तो पढ़ते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्दों का उल्लेख है। तो चोलों के द्वारा वहां के आदमी पर 400 से ज्यादा प्रकार का कर लगाया जाता था। सबसे अधिक बार उल्लेखित वेट्टी है, जो नगद में नहीं बल्कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। वेट्टी एक ऐसा कर है जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। ये बात गलत है। वेट्टी एक ऐसा कर कैसा है जिसमें फोर्स्ड लेबर, वहां के आदमी को जबरदस्ती काम करवाया जाता था। वेट्टी टैक्स कहता है। इसमें पैसा नहीं लिया जाता था। इसमें जो है जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, गलत है। तो वेट्टी एक ऐसा कर है जो नगद में नहीं बल्कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। कदमई एक भू राजस्व था। कदमई एक भू राजस्व, कदमई या भूमि राजस्व के रूप में लिया जाता था। कदमई और लैंड रेवेन्यू, कदमई कैसा टैक्स है? एक लैंड रेवेन्यू है, भू राजस्व है। तो भू राजस्व के लिए जो साउथ इंडिया दक्षिण भारत में शब्द यूज किया जा रहा है वो है कदमई। और जबरदस्ती जो वहां के आदमी से काम लिया जाता था उस टैक्स को क्या कहते थे? वेट्टी। इसमें पैसा नहीं मांगा जाता था आदमी से, उससे जबरदस्ती काम लिया जाता था। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है, तो केवल 2। तो पढ़ लेते इंग्लिश में भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सेस ड्यूरिंग द चोला पीरियड। वेट्टी वाज ए टाइप ऑफ टैक्स व्हिच वाज कलेक्टेड इन कैश। गलत है। इट वाज कलेक्टेड एज ए फोर्स्ड लेबर। कदमई वाज ए लैंड रेवेन्यू। तो कदमई जो था आपको एक लैंड रेवेन्यू है, ये पॉइंट सही है। कदमई एक लैंड रेवेन्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा? केवल बी। चोलों के द्वारा साउथ इंडिया दक्षिण भारत के आदमी पर 400 से ज्यादा टैक्स लिया जाता था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टैक्स है वेट्टी। वेट्टी के अनुसार जबरदस्ती लोगों से काम करवाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच फैमिली वाज कबीर बोर्न। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कबीर जो है वो किस परिवार में हुए थे? तो देखते हैं। कबीर जो संभवतः 15वीं 16वीं शताब्दी में हुए थे, सबसे प्रभावशाली संतों में से एक है उत्तर भारत के। उनका लालन पालन बनारस शहर में या उसके निकट बसे मुस्लिम जुलाहा या बुनकरों के परिवार में हुआ था। तो कबीर का लालन पालन कहां पर हुआ था? बनारस में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? मुस्लिम फैमिली, जुलाहा फैमिली के द्वारा हुआ था। इनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हम उनके विचार के बारे में साखियों और पद नामक छंद के एक विशाल संग्रह से पता चलता है। तो कबीर का जन्म कहां पर हुआ है? वाराणसी में हुआ है। कहां पर इनका लालन पालन हुआ? मुस्लिम जुलाहा फैमिली के द्वारा इनका लालन पालन हुआ है। इनके बारे में हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है। इनका जो कविता है वो किसमें कम संकलित है? सखी। सखी याद रखिए, सखी और पद। We get to know of his ideas from a vast collection of verses called सखी और पद। कबीर के पद है।
और कबीर के सखी है, तो कबीर के सखी और कबीर के पद में कबीर की कविताओं का संकलन है। सम ऑफ दीज वे लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व इन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक। तो कबीर के द्वारा जो लिखा गया कविता है वे गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित किया गया है, पंचवाणी में भी संकलित है, बीजक में भी है, और सबसे फेमस जो है कबीर का जो संकलन है कविताओं का वह है सखी और पद के नाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो जुलाहा। इन व्हिच फैमिली कबीर वाज बोर्न? तो वीवर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द लंगर सिस्टम? लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो सिख में जो 10 गुरु हैं, पहले गुरु ने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी। पहले गुरु कौन है? गुरु नानक, याद रखिएगा, गुरु नानक। दूसरे गुरु कौन है? गुरु अंगद। तीसरे गुरु कौन है? तो फिर ए के बाद ए ही आएगा, गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, फिर कौन है गुरु? गुरु अर्जन देव। ये 5 जो गुरु हैं ये संत गुरु हैं। ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थे, पॉलिटिकल पावर उनको गेन करने की कोई इच्छा नहीं थी। ये लोग लोगों के कल्याण के लिए प्रवचन देते थे। लेकिन अर्जुन देव को मार दिया जाता है, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, अर्जुन देव। उसके बाद जो गुरु होते हैं वे संत और सोल्जर दोनों हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं नाम? गुरु हर गोविंद पहला, जिसमें है गुरु हर गोविंद, आखिरी जो है गुरु गोविंद, याद रखिएगा। 5वां गुरु गोविंद हर गोविंद है और आखिरी जो है गुरु गोविंद है। ये हो गया 6ठा गुरु हर गोविंद, और ये गुरु गोविंद 10वां। अब इस बीच में कौन है? गुरु हर किशन, गुरु हर राय और गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। तो गुरु नानक जो है पहले जो संस्थापक है, उन्होंने ही लंगर व्यवस्था स्टार्ट किया था। हमने यहाँ आपको 10 सिख गुरुओं का भी नाम याद कर दिया, रिवीजन करवा दिया। इसमें 2 गुरु जो है उसे मुगल बादशाह के द्वारा मरवा दिया जाता है। एक है गुरु अर्जन देव, 5वें गुरु, और गुरु 9वें तेग बहादुर। तेग बहादुर औरंगजेब के द्वारा मरवाया जाता है, और और अर्जन देव जो है आपको इनके द्वारा मरवाया जाता है, जहांगीर के द्वारा मरवाया जाता है। अंतिम जो गुरु है गुरु गोविंद सिंह। सिंह केवल एक ही गुरु में नाम में है, वो है अंतिम वाले गुरु गोविंद सिंह। तो लंगर व्यवस्था किसने शुरुआत की थी? तो गुरु नानक ने शुरुआत की थी। इनका जन्म कब से कब तक है? 1469 से 1539। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? हम कबीर की तुलना में गुरु नानक के बारे में अधिक जानकारी जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, जो भी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। उस जगह को भी क्या कहते हैं? ननकाना साहब कहते हैं। पाकिस्तान में ननकाना साहब में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने करतारपुर करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले व्यापक यात्रा की। उन्होंने अपना केंद्र कहां पर स्थापित किया था? करतारपुर। ये भी आपको रावी नदी पर डेरा बाबा नानक के नाम से एक जगह है, वहां पर उन्होंने अपना केंद्र स्थापित किया था। जन्म हुआ था तलवंडी, जो भी पाकिस्तान में। इनके अनुयायियों के लिए वहां एक नियमित पूजा की जाती थी, जिसमें उनको स्वयं के भजन का गायन शामिल था। अपने पूर्व पंथ जातीय लिंग के बावजूद उसके अनुयायी आम रसोई में एक साथ भोजन करते थे। इसके जो फॉलोअर थे, अनुयायी थे, चाहे किसी भी जाति, धर्म या जेंडर, सब लोग एक साथ मिलकर भोजन करते थे, जहां वो लंगर लगता था, कॉमन किचन। तो यही है, आपको लंगर व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? तो गुरु नानक ने किया था। इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मर क्रीड, कास्ट और जेंडर, हिज फॉलोअर्स ate together in the common kitchen langar. The sacred space thus created by Guru Nanak was known as Dharmsal. It is now known as Gurudwara. तो who started langar system? तो गुरु नानक जो पहले आपको गुरु है 1469 से, जो उन्होंने स्टार्ट किया 1539। गुरु अंगद कौन सा हो जाएंगे? आपको दूसरे गुरु। गुरु गोविंद सिंह जो है आखिरी गुरु, 10वें गुरु। गुरु रामदास जो हो जाएंगे आपको चौथे गुरु। गुरु अंगद के बाद कौन है? गुरु अमरदास। अमरदास के बाद है रामदास। इस तरीके से हम लोग देख लिए। नेक्स्ट,
हु रोट महात्मा गांधी फेवरेट हाइम, ये तो हम लोग देख चुके थे। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो ने कहिए पीर पराई जानी रे, किसने लिखा है? नरसिंह मेहता, गुजरात के कवि। उसके बाद संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की है? तो संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की है? तो पाणिनि ने। हमने पहले भी इस पर क्वेश्चन देख चुके हैं। पाणिनि जो है आपको संस्कृत व्याकरण के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं, पाणिनि। आंसर क्या रहेगा? डी। हु कंपोज संस्कृत ग्रामर? तो पाणिनि। पाणिनि द ग्रामेरियन, इनका बुक का नाम क्या है? अष्टाध्याय। इन which language did Swami Mahavir give his language teaching? In which language did Swami Mahavir give his teachings? स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। महात्मा बुद्ध ने अपनी किस भाषा में दी है? तो पाली। महात्मा बुद्ध का पाली है। और महावीर का कौन सा भाषा है? प्राकृत है। जो ब्राह्मणवादी परंपरा है उनका कौन सा भाषा में था? तो संस्कृत। वेद जो है संस्कृत भाषा में। खरोष्ठी हमारे भारत की भाषा है नहीं। तो हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। महावीर उन्होंने एक सरल सिद्धांत सिखाया, जो पुरुष और महिलाएं सत्य जानना चाहते उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। महावीर का क्या कहना था? जो पुरुष और महिलाएं सत्य जानना चाहते उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ है जीवित प्राणियों को चोट पहुंचाना या मारना नहीं, उसे अहिंसा का पालन करना चाहिए। महावीर ने कहा, सभी प्राणी जीने की लालसा रखते हैं, सभी चीजों को जीवन प्रिय है, सभी वस्तुओं को जीवन प्रिय है। सामान्य लोग महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सकते थे। सामान्य लोग महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सकते थे, क्योंकि वे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ये संस्कृत का प्रयोग नहीं करते थे। महावीर कौन सा भाषा का प्रयोग करते थे? महावीर प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत के कई रूप हैं जिनका उपयोग देश के विभिन्न भागों में किया जाता है, और इनका नाम उन क्षेत्रों के आधार पर रखा गया है, जैसे जहां उनका उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए मगध में बोली जाने वाली प्राकृत को मागधी प्राकृत कहते हैं। तो प्राकृत भाषा का भी अलग अलग विभाजन है, अर्धमागधी, मागधी, सौरसैनी, तो वे अलग अलग विभाजन है। लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में। इन विच लैंग्वेज डिड स्वामी महावीर गिव हिज टीचिंग्स? आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो दोनों बात सही है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2 पढ़ते हैं। जैन धर्म को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। एनसीईआरटी क्या लिख रहा है? जैन धर्म को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। जिन किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए कीड़ों को मारना पड़ा, उनके लिए नियमों का पालन करना अधिक कठिन हो गया। Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. Farmers को चूंकि कीड़ों को मारना पड़ता था, खेत की बुआई करनी पड़ती थी, तो उसके लिए खेत जोतना, उस सब टाइम उसको कीड़ों को मारना पड़ता था, पशु पालन करना पड़ता था, कभी कोई पशु मर भी जाता था। तो फार्मर्स जो है, किसान जो है, जैन धर्म को फॉलो करने में मुश्किल उन्हें होता था। तो साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जैन जो है अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, इन विच बुक इज द कंपाइलेशन ऑफ रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क लिविंग इन द संघा फॉर्म? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध धर्म के 3 पिटक है। एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में यह बताया गया है जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं, जो अनुयायी हैं, उनका क्या नियम कानून होना चाहिए, उसका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, उनका कैसे दिनचर्या होनी चाहिए। तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है? विनय पिटक में किया गया।
आप कमेंट करके हमें बताइएगा जो विनय पिटक का कंपाइलेशन किस बौद्ध भिक्षु ने किया, आनंद ने किया है या उपाली ने। दो ऑप्शन है, आनंद या उपाली। विनय पिटक का कंपाइलेशन किस बौद्ध भिक्षु ने किया है, आनंद ने किया है। एक बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है, आनंद, दूसरे बौद्ध भिक्षु का नाम है उपाली। तो आनंद और उपाली में से किसने विनय पिटक का कंपाइलेशन किया है, ये कमेंट करके आप हमें बताइए। तो देखिए, एक तो विनय पिटक समझ में आ गया। विनय पिटक में बताया गया है जो जो बौद्ध भिक्षु है उनका क्या दिनचर्या होना चाहिए, उनको किस प्रकार का नियम कानून फॉलो करना चाहिए। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए जो नियम कानून, जो बातें हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बताई गई बातें हैं, वे सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक जो है, महात्मा बुद्ध की बातों का फिलोसफिकल मीनिंग क्या है, वह है अभिधम्म पिटक। तो हमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनय पिटक। तो यहां पढ़ते हैं, बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। बौद्ध संघ के द्वारा बनाए गए नियम को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। इससे हमें पता चलता है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शाखाएं थी। इससे हमें क्या पता चलता है, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आपको शाखाएं थी, ब्रांच थी। सभी पुरुष संघ में शामिल हो सकते थे। हर पुरुष जो है, ऑल मेन जो है, सारे आदमी संघ में शामिल हो सकते थे। लेकिन बच्चों को माता पिता तथा दासों को अपने स्वामी की अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर कोई बच्चा जो है बौद्ध भिक्षु बनना चाहता है तो उसे अपने माता पिता से परमिशन लेना होगा। कोई गुलाम है तो उसको अपने मालिक से परमिशन लेना होगा। राजा के लिए काम करने वाले को उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी। देनदारों को लेनदारों की, महिलाओं को अपनी पति की इजाजत लेनी पड़ती थी। तो ये सब बातें हैं जो आपको विनय पिटक में मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, तो विनय पिटक। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट संघ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। संघ के पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। तो बात सही है, संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। तो सारे व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। बात सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता थी। तो नहीं, विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने पति से अनुमति लेने की आवश्यकता थी। यहां लिखा गया, महिलाओं को अपने पति की इजाजत लेनी पड़ती थी। बच्चे अगर संघ में शामिल होना चाहते तो उसे अपने माता पिता से। दास, कोई गुलाम है, वह संघ में शामिल होना चाहता है तो अपने मालिक से। राजा के लिए कोई काम करने वाला आदमी है, वह संघ में शामिल होना चाहता है तो राजा से परमिशन ले। कोई कर्जदार है, वह संघ में एंट्री लेना चाहता है तो जिससे उसने कर्ज लिया है उससे परमिशन ले। और महिलाएं अगर संघ में प्रवेश लेना चाहती है तो उसको अपने पति से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये गलत है। माता पिता से विवाहित स्त्री को नहीं लेना है परमिशन, अपने पति से परमिशन लेना है। ये कहां पर लिखा गया है, ये सारी बातें विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महायान। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म की ही दो विचारधारा है, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब होता है हीन यान, मतलब हीन मतलब छोटा, यान मतलब जहाज, गाड़ी, छोटी सी गाड़ी। और महायान मतलब, महा मतलब बड़ा, यान मतलब गाड़ी, तो बड़ी गाड़ी। एक है छोटी गाड़ी, एक है बड़ी गाड़ी। तो ये महायान से संबंधित क्वेश्चन है। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। बात सही है। हीनयान जो है बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को नहीं मानता है। महायान जो है बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को मानता है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। बौद्ध धर्म का एक नया रूप जिसे महायान बौद्ध धर्म के रूप से जाना जाता है, अब विकसित हुई। ये आपको महायान बौद्ध धर्म के रूप में कब से विकसित हुआ, ये आपको कुषाण के टाइम में, कनिष्क के टाइम पीरियड में ये महायान बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ है।
इसकी दो विशिष्ट विशेषताएं थी। इससे पहले बुद्ध की उपस्थिति को उसको संकेतों का उपयोग करके मूर्ति कला में दिखाया गया था। उदाहरण के लिए इसकी ज्ञान प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्तियों द्वारा दर्शाया गया था। तो महायान की दो विशेषता है, एक बुद्ध को ये लोग भगवान मानते हैं, बुद्ध की मूर्तियों का ये लोग पूजा करते हैं। दूसरा महायान की जो विशेषता है, महायान में बोधिसत्व का संकल्पना है। बोधिसत्व क्या है? एक ऐसे लोग जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। बोधिसत्व किसको कहते हैं? एक ऐसा लोग जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है लेकिन वो संसार को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो संसार में जो दुखी और अज्ञानी आदमी है उसको सहायता करना चाहते हैं। ऐसे लोग को क्या कहा गया है? बोधिसत्व। तो बोधिसत्व की परिकल्पना महायान में है। हीनयान में क्या माना जाता है? सारे लोगों को अपने लिए ज्ञान खुद से मेहनत करके प्राप्त करना होगा, कोई किसी का हेल्प नहीं कर सकता है। यह हीनयान की परिकल्पना। हीनयान में क्या कहा गया है? आत्म दीपो भव, खुद के लिए दीपक बनिए, खुद पढ़िए, खुद समझिए। ये है परिकल्पना हीनयान की। और महायान में क्या है? महात्मा बुद्ध को भगवान माना गया है, उसकी मूर्ति की पूजा होती है। और यहाँ बोधिसत्व की परिकल्पना, बोधिसत्व मतलब जिसे ज्ञान प्राप्ति हो गई है और वो दूसरे को मदद करना चाहता है। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये बुद्ध धर्म से संबंधित है, उन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महायान। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग बोधिसत्व। अब यही बोधिसत्व जो महायान से संबंधित है बातें। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। तो बोधिसत्व एकांतवास में साधना नहीं करते थे, लोगों को मदद करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, एकदम सही बात है। वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए। तो ऑप्शन 1 जो है गलत है, 2 और 3 सही है। तो इसे आंसर क्या हो जाएगा? बी पढ़ते हैं। दूसरा परिवर्तन जो महायान से रिलेटेड है, बोधिसत्व में विश्वास। ऐसा माना जाता था कि ये व्यक्ति जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, एक बार जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वे पूर्ण अलगाव में रह सकते थे और शांति से ध्यान कर सकते थे। ये जो बोधिसत्व है, इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, ये अकेले अपना गुफा में या कहीं अकेले रह सकते थे, लेकिन ये नहीं रहते हैं। ऐसा करने के बजाय वो अन्य लोगों को सिखाने और उनकी मदद करने के लिए दुनिया में बने रहते। बोधिसत्व को कोई जरूरी नहीं था वो दूसरे की मदद करे, लेकिन वो दूसरे की मदद करते हैं, उन्हें समझाते हैं क्या सही है क्या गलत है। बोधिसत्वों की पूजा बहुत लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक फैल गई। तो बोधिसत्व जो है दूसरों को हेल्प करने में विश्वास करते थे। कोई मजबूरी नहीं था इन्हें जो दूसरे की हेल्प करे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद भी ये दूसरों को हेल्प करते हैं बोधिसत्व। तो ये एक टीचर के रूप में काम करने में विश्वास करते हैं, गाइड के रूप में काम करने में विश्वास करते हैं बोधिसत्व। तो ये बोधिसत्व किसकी परिकल्पना है? बौद्ध धर्म में महायान लोगों की परिकल्पना है। बौद्ध धर्म पश्चिमी और दक्षिण भारत में भी फैल गया। बौद्ध धर्म पश्चिम और दक्षिण भारत में भी फैल गया, जहां भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ियों को खोदकर दर्जनों गुफाएं बनाई गई। तो बौद्ध धर्म जो आपको पूरब भारत में, बिहार में स्टार्ट हुआ था, वही बौद्ध धर्म आपको दक्षिण भारत में भी फैला, पश्चिम भारत में भी फैला और भारत के बाहर चीन, कोरिया और जापान में भी बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, गलत। आफ्टर अटेनिंग नॉलेज दे यूज्ड टू मेडिटेट इन सॉलिट्यूड, गलत है। बोधिसत्व स्टार्टेड बीइंग वर्शिप्ड, बात सही है। दे बिकम वेरी पॉपुलर आउटसाइड इंडिया इन जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। जो भारत में चीन से बुद्धिस्ट लोग आए हैं उनका कालक्रम। तो देखिए, इनमें सबसे प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान है, जो लगभग में 1600 वर्ष पहले उपमहाद्वीप में आए थे। उसके बाद कौन आए हैं? फाहियान। एक है फाहियान जो गुप्ता के टाइम पीरियड में आए हैं।
उसके बाद हुआन स्यांग, जुआन जेंग, वहां हुआन स्यांग हम लोग पढ़ते हैं, हुआन स्यांग आए हैं। हुआन स्यांग, ये हर्षवर्धन, एच फॉर आपको हुआन और एच फॉर हर्षवर्धन, तो दूसरे कौन है, हुआन स्यांग। उसके बाद आई इत सिंह, इक किंग आए हैं हुआन स्यांग के बाद। तो सबसे पहले आपको कौन है, फाइयान, फाइयान गुप्ता टाइम पीरियड में आए हैं, गुप्ता टाइम पीरियड में फाइयान आया था, याद रखिएगा। तो फाइयान है लिखा है, फाइयान। उसके बाद हुआन स्यांग और उसके बाद इत सिंह। तो हुआन स्यांग आपको आया, हुआन स्यांग हर्षवर्धन के टाइम में, फाइयान आया है गुप्ता के टाइम में, और हर्षवर्धन के बाद आपको आपको आया है इत सिंह, लगभग में फाइयान के 50 साल के बाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फर्स्ट फाइयान, देन हुआन स्यांग, देन इत सिंह। नेक्स्ट, Seleucus Nictor, the Greek king of West Asia, sent his ambassador in Chandragupta court. What was his name? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निक्टर का राजदूत था, उसका नाम क्या था, तो मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निक्टर के बीच में 305 बीसी में युद्ध हुआ था। 305 बीसी में सेल्यूकस निक्टर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निक्टर हार जाता। उसके बाद सेल्यूकस निक्टर अपनी बेटी का शादी शायद चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार से करता है। क्लियर नहीं है जो चंद्रगुप्त मौर्य से शादी की हुआ कि बिंदुसार से हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है जो सेल्यूकस निक्टर अपनी बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया, कुछ का मानना है जो उन्होंने अपनी बेटी का शादी बिंदुसार से किया। इसके अलावे सेल्यूकस निक्टर ने क्या किया, अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को पाटलिपुत्रा भेजा था, यहाँ के प्रशासन को देखने के लिए, भारत को समझने के लिए। मेगस्थनीज ने यहाँ पर क्या किया, एक बुक लिखा, अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसका नाम क्या है, इंडिका। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निक्टर का राजदूत कौन था, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज। हजार दिनारी किसका नाम है, हजार दिनारी भी याद रखिएगा। हजार दिनार देके मलिक कफूर को किसने खरीदा था, मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। तो हजार दिनारी हम लोग मलिक कफूर को बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। हजार दिनार देके ही आपको चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने भी खरीदा था, तो ये याद रखिएगा। हजार दिनारी के रूप में हम लोग मिडिएवल इंडिया में पढ़ते हैं किसको, मलिक कफूर को, जिसको अलाउद्दीन, एक चीज यहां मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को खरीदा नहीं था, अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को खरीदा नहीं था। अलाउद्दीन क्या किया था, मलिक कफूर को गुजरात से लाया था कैदी बना के। मलिक कफूर को गुजरात में जिस आदमी ने खरीदा था, उसने उसे 1000 दिनार दे के खरीदा था। मलिक कफूर को गुजरात में जिस आदमी ने खरीदा था, वो 1000 दिनार दे के खरीदा था, इसलिए उसका नाम 1000 दिनारी था। अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसको पैसे दे के खरीद के नहीं लाया। जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात को जीता, तो इसको बंधक बना के अपना लाया था दिल्ली। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। बहुत जगह इंफॉर्मेशन मिल जाता है जो मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने खरीदा था, अलाउद्दीन खरीद के नहीं लाया था, अलाउद्दीन उसे जबरदस्ती पकड़ के लाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जो है 1000 दिनार, 1000 पैसा देके खरीदता है, और उसे फिर पढ़ाता है, समझाता है, लिखाता है, और फिर उसे भारत का चक्रवर्ती राजा बनाता है। अभी हमने देखा है हेनसांग कौन था, हुआनस्यांग, हुआनस्यांग हर्षवर्धन के समय आने वाला चाइनीज यात्री। डेमेकियस कौन है, डेमेकियस जब मेगस्थनीज चला जाता है आपको पाटलिपुत्रा से, मौर्य काल से, तो डेमेकस जो है आपको बाद में जो मेगस्थनीज का जगह लेता है, उसका नाम है डेमेकस। तो आपको चारों जो ऑप्शन में नाम है वो हमने आपको बता दिया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेगस्थनीज। मेगस्थनी एक राजदूत था जिसे पश्चिम एशिया के सेल्यूकस निक्टर नामक यूनानी शासक ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था।
मेगास्थनीज ने जो देखा उसके बारे में एक लेख लिखा, यह उसके विवरण का एक अंश है। तो मेगास्थनीज के बारे में हम लोग ने देखा, मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस निक्टन ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स हु केम टू इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम? तो देखिए, भारत में जो मौर्य काल खत्म होने के बाद, मौर्य काल कब खत्म हुआ है? 185 बीसी में। मौर्य काल खत्म होने के बाद जो भारत में विदेशी शासक आए हैं, तो उन शासक, जो 4 विदेशी शासक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक है इंडो ग्रीक, दूसरा है शक, तीसरा है पार्थियन और चौथा है कुषाण। कुषाण, पार्थियन, शक और इंडो ग्रीक, याद रखिएगा। उसके बाद गुप्ता टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। तो एंशियंट इंडिया में मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, मौर्य। मौर्य के बाद आपको 4 विदेशी शासक के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर इंडियन डायनेस्टी गुप्ता के बारे में पढ़ते हैं। फिर गुप्ता को हून जो है, हून विदेशी से आक्रमणकारी है, वो गुप्ता की शक्तियों को खत्म करता है। फिर हम लोग हर्षवर्धन की कहानी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो विदेशी शासक कैसे कैसे भारत में आता है। तो मौर्य वंश जब डिक्लाइन होता है, मौर्य वंश जब खत्म होता है, तो भारत में जो एंट्री लेता है विदेशी शासक, वो कौन है? हिंद यवन। हिंद यवन के बाद कौन होगा? शक। उसके बाद हिंद, पार्थियन और कुषाण। आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो मौर्य वंश जो स्टार्ट हुआ, उससे पहले भारत में अटैक करने वाले कौन थे? पहला जो था वो आपको था पर्सिया का, उसके बाद यूनान का अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जो है, और अलेक्जेंडर से पहले था डेरियस। याद रखिएगा, भारत में एंशियंट इंडिया में जो हम लोग विदेशी आक्रमणकारी के बारे में पढ़ते हैं, तो पहले पढ़ते हैं डेरियस, जो पर्शियन राजा है। पर्शियन राजा है, इसको हरा के कौन आता है? अलेक्जेंडर आता है। अलेक्जेंडर भारत पर अटैक करता है। उसके बाद मौर्य वंश की कहानी स्टार्ट होती है। मौर्य वंश की कहानी खत्म होती है, तो फिर 4 विदेशी वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस 4 विदेशी वंश कौन है? हिंद यवन, दूसरा शक, तीसरा पार्थियन और चौथा कुषाण। उसके बाद फिर हम लोग की गुप्ता की कहानी स्टार्ट होती है। फिर गुप्ता की कहानी खत्म होती है, हून की कहानी, विदेशी एक हून के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारा भारतीय कहानी स्टार्ट होता है, जिसका नाम है पुष्पभूति, जिसका मेन हीरो कौन है? हर्षवर्धन। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी चलता है। तो मौर्य और गुप्ता के बीच में, मौर्य और गुप्ता के बीच में जो 4 विदेशी आक्रमणकारी हैं, कौन है? हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसको पढ़ लेते हैं। लगभग 2200 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। उसके स्थान पर कई अन्य साम्राज्यों का उदय हुआ। उत्तर पश्चिम में और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इंडो ग्रीक के नाम से जाने वाले राजाओं ने लगभग 100 वर्ष तक शासन किया। इंडो ग्रीक, इसी में एक मिएंडर फेमस शासक है। उसके बाद मध्य एशियाई लोग आए, जिन्हें शक के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने उत्तर और पश्चिम भारत में राज्य स्थापित किए। उनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक चले, जब तक कि शक गुप्त राजाओं द्वारा पराजित नहीं हो गया। तो शक जो है बहुत टाइम तक रहा। इस चारों जो है विदेशी में सबसे जो ज्यादा टाइम तक रहा, शासन किया, वो है शक। शकों के बाद कुषाण आए। आप अध्याय 8 में कुषाण के बारे में अधिक पढ़िएगा। तो इतना क्वेश्चन हम लोग जो है, लगभग में 15 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको एनसीईआरटी, एंशिएंट एनसीईआरटी जो है उसका रिवीजन हो रहा होगा। देखने के लिए थैंक यू।